आप देख रहे हैं द रेडियो अड्डा शो। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं द रेडियो अड्डा शो और मैं हूं आपका दोस्त आरजे दिलीप सिंह और आज फिर से एक बार नए एपिसोड में मेरे साथ है एक नए गेस्ट जिनसे आप मुलाकात कर चुके हैं पिछले एपिसोड में। तो हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद है विशाल मेहता जी, जो एक पेशे से सीए हैं और साथ ही म्यूजिक में अपनी रुचि रखते हैं और सीख रहे हैं और 5वां लेवल क्रॉस कर चुके हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स वंस अगेन दिलीप जी। तो आपसे अब हम बात करेंगे आज के एपिसोड में टैक्सेशन से रिलेटेड। जरूर। विशाल जी, मेरे जहन में पहला सवाल यही है कि इंटरनेशनल टैक्स रेगुलर टैक्स से अलग कैसे है? सो बेसिकली ऐसा है कि रेगुलर टैक्स तो आपको जब फाइलिंग करनी है, जब आप यहाँ रहते हो या जिस भी मुल्क में आप रहते हो, हम इंडिया को लेकर चलते हैं। तो आप अगर रेसिडेंट हो या आप सैलरी कमाते हो या बिजनेस इनकम, तो आपको अपनी रेगुलर इंडिया टैक्स को ध्यान में रख के फाइलिंग करनी है। इंटरनेशनल टैक्स कंसेप्ट तब आता है, खास करके हम बिजनेस को माइंड में लेके चलते हैं कि आप अगर एक्सपांड कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो नहीं, एक्सपोर्ट करना यानी फिर भी इंडिया की इनकम हुई, लेकिन आप अगर किधर बाहर जाके एस्टाब्लिश करते, उनके लैंड में जाते, तब ऐसा हो जाता है कि आपको उनका भी टैक्स भरना है और यहाँ से भी आप निकले नहीं हो, यहाँ का भी धंधा चालू है तो यहाँ का भी भरना। तो सबसे पहला सवाल, अरे क्या मुझे 2 टैक्स भरने हैं? तो नहीं। तो वो एग्रीमेंट साइंड होती है, डबल टैक्स एग्रीमेंट, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी एक ही इनकम पे आपको 2 बार नहीं भरना है। लेकिन कैसे क्लेम करना है, वो रिलीफ कैसे क्लेम करनी है कि अगर वहाँ का भरा हुआ टैक्स है तो यहाँ दोबारा ना लगे, या यहाँ का भरा हुआ है तो वहाँ दोबारा ना लगे। ये सब टॉपिक्स को टच करता है इंटरनेशनल। तो जैसे कि कोई अगर यहाँ पे इंडिया में बिजनेस कर रहा है, अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, वो अगर वहाँ भी सेम ऑर्गेनाइजेशन रन करना चाहता है, तो उसके लिए क्या फिर वहाँ के टैक्सेस उसको पे करने पड़ेंगे? हाँ, ज़रूर। तो वो जो इंटरप्ले बिटवीन 2 डोमेस्टिक टैक्स लॉज ऑन कंट्री, उसी को इंटरनेशनल टैक्स बोलते हैं और वो इंटरप्ले लिखा जाता है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में, जो दोनों गवर्नमेंट ने साइन किया होता है ताकि एक ट्रेड बढ़े। क्योंकि फाइनली ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों ही गवर्नमेंट का, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस का, कि वो 2 कंट्रियों के बीच वो ऐसा प्रोत्साहन दे या इंकरेजमेंट दे बिजनेसमैन को कि वो कमा सके। अगर दोनों जगह टैक्स लग गया तो वो डिस्करेजमेंट हो। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, टैक्स लगता तो ज़रूर है उस कंट्री में भी, लेकिन फिर यहाँ जितना वहाँ लगा उतना यहाँ की गवर्नमेंट रिलीफ दे देती है। ओके, तो सर जैसे कि किसी को कंपनी स्टार्ट करनी है दुबई में और उसको टैक्स से बचना है, तो कैसे करे? मैं पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि टैक्स बचने का मतलब ये ना समझे कि इलीगली टैक्स सेव करे। हाँ। विद इन द लीगल 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ, अगर टैक्स एफिशिएंटली आप टैक्स भर सकते हो जिसमें कि टैक्स कम किया जाए, तो ये प्लानिंग का पार्ट आता है। जी। तो ज़रूर और क्योंकि दुबई नेचुरली लेस पेइंग टैक्स कंट्री है, तो ये प्लानिंग में आएगा। यहाँ पे हम कोई इलीगल चीज़ नहीं कर रहे। तो जैसे मैंने कहा, कभी-कभी एक्सपांशन और कभी-कभी स्ट्रैटेजिकल डिसीजन होता है। जैसे मैंने अपने क्लाइंट को, जो जिसका मॉडल ही ये था कि वो दुबई में ही जाके ट्रेनिंग्स लेता, तो वो एक क्लासिक केस है कि उसने अपनी कंपनी दुबई में सेटअप करनी चाहिए, बिकॉज़ वो उस लैंड में जाके ट्रेनिंग्स ले रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि वो सारे इनकम यहाँ मंगाए। ही कैन स्प्लिट सम इनकम, जो वो यहाँ से कमा रहा है वो यहाँ, और जो वहाँ के लैंड पे जाके उधर ट्रेनिंग लेके उधर के पर्सन से या बिजनेसमैन से जो पैसे ले रहा है वो वहाँ ले सकता है और उसे वो स्ट्रेटेजी सही लगी। तो इन दैट केस उसने दुबई में खोला। सो स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस भी कभी-कभी होते, ज़रूरी नहीं एक्सपांशन। वो जब मेरे पास आया तभी भी मॉडल वही था, आज भी मॉडल वो है, लेकिन अब वो लेस टैक्स पे करती है। तो कभी-कभी स्ट्रेटेजिकली भी आप टैक्स सेव कर सकते हो। अगर कोई जैसे कि दुबई में पैसे कमा रहा है, मुंबई में भी रह के वो पैसे कमा रहा है, अब दुबई में जो उसने पैसे कमाए हैं उसको खर्च करना है,
तो क्या वहाँ रह के वो उन पैसों को वो इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, सो इसमें देखो टैक्स पे करने के बाद तो आपके पैसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। अब दुबई में हालाँकि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगना चालू किया है लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स अभी भी नहीं लगता। अब ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको आपकी रेसिडेंसी पता होनी चाहिए कि अगर आप कुछ दिन यहाँ, कुछ दिन वहाँ, फिर यहाँ-वहाँ, तो फिर टोटल कितने दिन यहाँ उसके ऊपर टैक्स रेसिडेंसी डिसाइड कर होता है। तो जैसे अगर 182 डेज़ से ज़्यादा आप इंडिया में हो, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि देन यू आर कंसिडर्ड टैक्स रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। और फिर चाहे आप कहीं भी कमाओ, वो सारी इनकम इंडिया में टैक्स होगी। ये हुआ एक सिंपल रूल। लेकिन अगर वो जो आप दुबई में कमा रहे हो, वो एक कंपनी के तौर पे कमा रहे हो और वो कंपनी में ही प्रॉफिट्स है, अभी तक आपने विथड्रॉ नहीं किए, हालांकि वो आपकी ही कंपनी है, तो वो जब तक वो विथड्रॉ नहीं किए, तब तक वो टैक्स उन प्रॉफिट्स पे नहीं लगता। ओके। तो वो आपका डिसीजन है कि आप इंडियन बिजनेस से अपना इंडिया खर्चा चलाओ और जो वहाँ खोली है कंपनी वो एक्सपांशन के लिए यूज़ करो या वहाँ वेल्थ क्रिएशन करो या उसके शेयर्स बेच के कैपिटल गेन्स के तौर पे कमाओ तो इफेक्टिव टैक्स कम हो जाए। ये बहुत अच्छा सवाल था। बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि भाई दुबई में जाएँगे, बहुत पैसे कमाएँगे, वो सब खर्च करेंगे, बहुत ऐश करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि ऐसा भी होता है। फ़ेसबुक और ये सोशल मीडिया जो पैसे तो कमाते थे, लेकिन टैक्स से कैसे बचते थे लोग? हाँ, तो ये अभी तो ऑफ कोर्स लॉज चेंज हुए बट ये बड़ा क्लासिक एग्जांपल है फेसबुक जैसी कंपनीज का। तो इंटरनेशनल टैक्स में उसे कहा जाता है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। जैसे मैंने कहा कि आप एक्सपोर्ट करते हो, उसे वो इंटरनेशनल टैक्स या वो उसमें नहीं गिना जाता है बिकॉज आप अभी अपने कंट्री में ही हो और सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो एक ही कंट्री टैक्स करेगी आपको जो कि आपकी कंट्री जहाँ पर रहते हो। लेकिन अगर आप उस कंट्री में जाके बस गए या रिवर्स सिनेरियो देखो, वो कंट्री वाले इंडिया में आके इंडियन लैंड पे धंधा करने लगे, हाँ। तब क्या होता है, वो बंदा रेसिडेंट वहाँ का है, उसकी गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है और क्योंकि अब इंडियन लैंड पे आ गए तो वो इंडियन गवर्नमेंट भी लगाती है। तो उसमें से निकल के आता है ये परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कंसेप्ट कि अगर आप इधर आ गए तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, अगर आप वहीं से धंधा कर रहे तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज। लेकिन कुछ बिजनेस के मॉडल्स ही ये होते थे जिसमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि क्लासिक केस है फेसबुक का, वो वहाँ बैठ के भी डिजिटली इंडिया से रेवेन्यू कमाते थे या मल्टीपल कंट्रीज से रेवेन्यू कमाते थे। तो उन दिनों में उनका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वहाँ कहा जाता था जहाँ पे उनका आईपी हुआ करता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। उन्होंने प्लानिंग से वो आईपी जीरो टैक्स वाली कंट्री में रखा। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर में खोला अपनी कंपनी, लेकिन मेजॉरिटी प्रॉफिट्स वो शिफ्ट करते थे उन कंपनी के पास जहाँ पे टैक्स लीगली ज़ीरो हुआ करता था, जैसे कि केमैन आइलैंड। तो यहाँ पे उनका प्रॉफिट्स ही इतना मिनिमम होता था कि टैक्स लगता ही नहीं था, एंड ऑल दिस लीगली। सो बिकॉज उनको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट उस तरह आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, उनको वो तो डिस्टेंस से डिजिटल रेवेन्यू अपने डिजिटल सर्विसेज है। तो बट अभी बहुत चेंजेस आए हैं उसमें, ये सब लूप होल्स को अवॉइड करने के लिए या अपने शेयर अपने टैक्स का शेयर हर कंट्री को मिले, इसके लिए सारे कंट्रीज इकट्ठे आके रूल्स में थोड़े मॉडिफिकेशन लाए कि ये तो सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो रूल्स में चेंजेस है। मुझे एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस है, ऐप्स है, जो कि वर्ल्ड वाइड वो है और उसको रन करने वाला मान लीजिए वो इंडिया का है। तो जो फॉरेन से जो उनको पैसे आ रहे हैं, वो क्या टैक्स होने के बाद, टैक्स कटने के बाद इन गवर्नमेंट को यहाँ पे मिल रहे बंदे को? बहुत बढ़िया सवाल है, इसे हम टीडीएस कहते हैं जी। तो वो प्रॉपर कंप्लायंट होने के लिए उन कंट्री से जो पेयर है उसे वो अपनी कंट्री का लॉ देखते हुए टीडीएस काट के ही देना है। जैसे फेसबुक वगैरह में आप अगर ऐड करोगे तो आपको पता होगा कि जीएसटी वगैरह कटता है। वो कट के ही आता है या टीडीएस कट के आता है। तो वो अगर वो कंट्री का लॉ बोलता है कि इस कंट्री को पेमेंट इस सर्विसेज के लिए दे रहे हो तो 10% टैक्स काटना है,
तो वो पेयर का ज़िम्मेदारी है कि वो काटे। क्योंकि जिधर रेवेन्यू आ रहा है वो तो दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, उसे कैसे पकड़ो? सही, इसलिए टीडीएस रूल ऐसा है कि जिसने नहीं काटा उसको पकड़ती है गवर्नमेंट, कि भाई तेरे को बताया था कि ऐसे पेमेंट में फॉरेनर को अगर इस तरह की पेमेंट कर रहे हो तो टैक्स काटना है, तूने क्यों नहीं काटा? तो चाहे इनकम उसकी, लेकिन पकड़ते हैं गवर्नमेंट पेयर को। कुछ लोग होते हैं जो इंटरनेशनल टैक्स पे करते टाइम पर कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, उनसे कैसे बचे? तो 2 तरह की इसमें मिस्टेक्स होती है। एक स्ट्रक्चरिंग टाइम पे ही मिस्टेक। सो स्ट्रक्चरिंग यानी क्या? किसी का सुन लिया, ना दुबई में खोल लिया या सिंगापुर में खोल लिया। तो ये ना करें, स्ट्रक्चरिंग क्या ठीक है वो जाने। और दूसरा है ट्रांजैक्शनल मिस्टेक, कि भाई जैसे अभी हमारी बात हुई कि जिस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस काटना चाहिए था नहीं काटा। हाँ, फिर कुछ रिपोर्टिंग करनी थी, नहीं की। ट्रांसफ़र प्राइसिंग के एग्रीमेंट्स बनाने थे, नहीं बनाए। सो ये सब मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो अगर राइट कंसल्टेशन के साथ जाए तो, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्स की पेनल्टी भी हैवी होती है। नॉर्मल टैक्स फाइलिंग मिस करो और जो पेनल्टी है, और अगर इस तरह अगर चूक जाओ तो जो पेनल्टी, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट भी क्योंकि यहाँ मोटा पैसा है ऑफ कोर्स। कोई छोटे बिजनेसमैन तो जनरली अपने ऑफिसेज दुबई सिंगापुर में नहीं खोलेंगे, थोड़े से तो बड़े ही होंगे, तो उनके डीलिंग्स भी थोड़ी बड़ी होंगी, तो इस मिस्टेक्स को भी फिर पेनल्टी भी हैवी होती है। अच्छा, तो इंडिया में जो पेनल्टी लगती है वो कितनी होती है पर डे? नहीं, वो पर डे ऐसा नहीं, वो तो कितना, वो ऐसा इफेक्ट नहीं आना चाहिए कि तुमने जानबूझ के कुछ किया, उसका भी एक फ़र्क होता। एक हो गया कि डॉक्यूमेंट्री कुछ मिस्टेक्स हो गए, और एक होता है कि टैक्स इवेजन में पेनल्टी बड़ी लगती है। सो टैक्स से भी दुगना पेनल्टी लग सकता है, 200 टका ऑफ द टैक्स इवेडेड। यानी अगर उनके एनालिसिस के हिसाब से ऐसा आया कि 5 करोड़ का टैक्स तुमने इवेड किया है, तो वो तो भरो ही, 10 करोड़ का पेनल्टी ओह! तक। तो ये मतलब वो राइट्स थोड़ा ज़्यादा दिया गया है गवर्नमेंट को पेनल्टी ये लगाने के लिए। ऑफ कोर्स एसएससी को भी अपने राइट से लड़ने के लिए, कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, या उसका पॉइंट रखने के लिए। अच्छा, जैसे कभी-कभी हो जाता है कि टैक्स पे करने में लेट कर देते हैं या आईटीआर लेट सबमिट करते हैं, तो उसमें क्या पेनल्टी लगती है? हाँ, तो ये हो गया लोकल कंप्लायंस वाला बात। तो जिसमें अगर डेट मिस हो जाती है तो अभी इंडिया में 5000 की पेनल्टी है। बट फिर भी आप टैक्स फाइल कर सकते हो, तो वो हो गया सिर्फ लेट फाइलिंग वाला पेनल्टी। दूसरी जो पेनल्टीज़ है उसमें जैसे मैंने बताया कि आपने इनकम छुपाई, जो थी वो नहीं बताई, उसमें पेनल्टी हैवी थी। लेट फाइलिंग की इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो सर ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है? थोड़ा-सा इस पे हाइलाइट करें। सो ये ऐसा है कि जब आप एक ओनर हो और आपने अपनी कंपनी खोली, आप या समझ लो आपके पार्टनर, ज़्यादा तौर पे क्या होता है, वही 2 पार्टनर दूसरे कंट्री में भी अपनी कंपनी खोलते हैं। जी। तो और फिर उन 2 कंपनियों के बीच भी डीलिंग्स होते हैं। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि पहले आपकी कंपनी आपके उस फॉरेन कंट्री के कंपनी को बेचती है और फिर वहाँ से आउटसाइडर्स को बेचती है, या रिवर्स। अब इसके बिजनेस रीजंस हो तब तक ठीक है। इसको प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए यूज़ करे अगर, तो गवर्नमेंट उस पे ध्यान देना चाहती है कि क्योंकि यू हैव अ कंट्रोल ओवर बोथ द कंपनीज़, आप ये ना करो कि हाई टैक्स कंट्री से लो टैक्स कंट्री पे प्रॉफिट शिफ्ट करो, क्योंकि दोनों ही बेबी आपका है। तो आप तो और डिसीजन मेकर भी आप हो, तो आप हो सकता है कि समझ लो इंडिया हाई टैक्स पेइंग कंट्री मानी जाती और दुबई लो टैक्स पेइंग। और अगर आपने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया कि ज़्यादातर प्रॉफिट वहाँ शिफ्ट किए, कैसे? वाया इनवॉइसिंग। सो दुबई कंपनी ने इंडियन कंपनी को इनवॉइस कर लिया और प्रॉफिट वहाँ शिफ्ट हो गई। बताया क्या, एज़ इफ़ कि अरे इनवॉइस किया तो मैंने इसमें क्या गलत किया? तो गलत ये किया कि भैया ट्रांसफ़र प्राइसिंग लॉज़ के हिसाब से करो। यानी क्या? कि तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसा कि अगर 2 अनरिलेटेड पार्टी करती, तो क्या इस भाव पे करती? और वो कैसे टेस्ट करेंगी?
तो उसके लिए अगेन एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे जैसे, जो उसको आप जैसे कंपनी जैसे आप सॉफ्टवेयर में हो, तो सॉफ्टवेयर वाली इंडस्ट्री का नॉर्मल इस ट्रांजैक्शन पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी होता है, उससे कंपेयर करेंगे और फिर उस प्राइस पे आएँगे और फिर हम आपकी कंपनी को बोलेंगे कि हाँ, आप दोनों जो रिलेटेड कंपनी है, वो इस प्राइस पे व्यवहार करो तो गवर्नमेंट नहीं पकड़ेगी, वरना उसे लगेगा कि आपने प्रॉफिट शिफ्ट किया। चलिए सर, हम अब इंटरनेशनल से वापस आते हैं अपने देश की तरफ। तो सर, डोमेस्टिक टैक्स फाइलिंग क्या है? बस वही मतलब डोमेस्टिक यानी आपको अपने रेगुलर रिटर्न्स फाइल करने और उसके कई एडवांटेजेस हैं और नहीं किए तो पेनल्टीज़ भी हैं। तो आप अगर एक इनकम के ऊपर है तब तो आपको कंपल्सरी करना है, जो कि है 5 लाख, और अगर उसके बिलो भी है, मैं ये कहूँगा कि आप फाइलिंग करना चालू करें जब से पैन लेने की उम्र आई है, आपके थोड़ी बहुत भी इनकम है, क्योंकि उसके कहीं और भी एडवांटेजेस होते हैं। कभी आपको लोन लेनी है तो कभी भी वो 1 साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मांगते, वो 3 साल का मांगते हैं। 3 साल और सडनली आपको लोन लेनी है, तब आप कैसे पीछे 3 साल के करोगे? कभी कभी अपॉर्चुनिटी होती है एक साथ 2 फाइल करने की, लेकिन 3 नहीं। तो कंपल्सरीली जब करना है तब तो करना ही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऑप्शनल भी है, आप थोड़े से उस इनकम के बिलो भी है तो भी करना है। और ये भी ज़रूर ध्यान में रखें कि सिर्फ इनकम वो लिमिट से क्रॉस हुई तो नहीं, तो ही करना, ऐसा नहीं। कभी आपने प्रॉपर्टी परचेज की, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे कि हस्बैंड वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी देता है, लेकिन वाइफ होती है हाउसवाइफ, तो वो रिटर्न नहीं भरता है और फिर उसे नोटिसेस आ जाती, क्योंकि एक रूल ये बोलता है कि इफ़ यू हैव परचेज्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी यू नीड टू फाइल योर रिटर्न्स। अब ये मिस कर जाते हैं, तो ना लेना देना और अननेसेसरी वो फिर गवर्नमेंट के रडार में आते हैं और नोटिस के बाद रिप्लाई देने में थोड़ा दिक्कत होता है। पहले से अगर रिटर्न फाइल करो तो फिर वो नोटिस आने की बारी ही नहीं। क्या पर्सनल लोन लेने के लिए भी क्या आईटीआर ज़रूरी होता है? 100% आप ये समझिए कि वो लोन देने वाला किसी डॉक्यूमेंट द्वारा जानना चाहता है कि आपका कैपेसिटी है कि आपसे से सवाल पूछ के आप तो बोलोगे हाँ हाँ मैं कमाता हूँ, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा उसे एक कॉन्फिडेंस आता है। ऑफ कोर्स वो उसके साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, जीएसटी, अगर बिजनेस करते हो तो जीएसटी सर्टिफिकेट मांगेगा, जीएसटी रिटर्न्स मांगेगा, लेकिन सबसे पहला कभी भी आप लोन लेने जाओगे तो 3 साल का आईटीआर, ये आपका पहला डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो सर, मेरे ज़हन में एक सवाल था कि जो आदमी पैसा अच्छा कमा रहा है लेकिन आईटीआर 3 साल का उसने नहीं भरा है और अब उसको लगता है कि मुझे लोन लेने की ज़रूरत है और मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, और क्या एक बार में वो 3 साल का आईटीआर फाइल कर सकता है? जिस तरह की डेट्स के अभी रूल आए हैं, 3 बहुत डिफिकल्ट होगा। वो किस डेट पे अप्रोच करता है सीए को, 2 हो सकता है। लेकिन सबसे पहला तो ये कि उसने पहली गलती कर दी। अब ऑफ कोर्स आपके सवाल में अच्छी इनकम का कोई मात्रा नहीं था, लेकिन समझ लो वो इनकम ऐसी थी जिसमें वो क्रॉस कर रहा था थ्रेशोल्ड लिमिट, कि जिसमें उसने आईटीआर भरना चाहिए ये था, नहीं भरा। तो कभी भी नोटिस आ सकते। तो पहली गलती, यानी ये नहीं समझना है कि सिर्फ लोन है चाहिए तो आईटीआर भरना है। अगर आप वो लिमिट क्रॉस करते हो तो लोन चाहिए या नहीं चाहिए आपको भरना है, पहली बात। लोन तो फिर भी शायद दे दे, क्योंकि लोन वाला प्राइवेट पर्सन है, वो हो सकता है आपकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स देख के कि ठीक है चलो बैंक स्टेटमेंट बताओ, ऐसा करके। लेकिन 99% वो डिफ़िकल्टी तो होगा, या वो क्या करेगा, हायर इंटरेस्ट पे देगा आपकी मजबूरी का। अब क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो ये आपका एक डिसएडवांटेज। और दूसरा डिसएडवांटेज कि जिन सालों में आपने नहीं भरा शायद नोटिसेस आ सकते। तो अभी अगर ऐसा कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, आईटीआर नहीं भर रहे हैं, तो अभी से सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है। गवर्नमेंट के नोटिस में आप आ चुके होंगे। तो सब बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, हमें और ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। थैंक्स वंस अगेन।